पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी एंग्रो ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट देख लेते हैं। वैसे आपको इस वीकेंड पे बहुत से लोग एंग्रो के बारे में बात करते नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब एंग्रो ने कहा था कि हम बेचना चाहते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने बात नहीं की। और असल में तो वो वक्त था जब असेस करके इसमें पोजीशन लेनी बनती थी, और हमने तो 2-3 मरतबा उस तरफ तवज्जो भी दिलाई थी। और तब से अब तक एंग्रो और DAWH में तो काफ़ी अच्छी मूव आ चुकी है ऑलरेडी। तो ये भी हो सकता है कि ये अब जब फाइनल अनाउंसमेंट आई है इसके बाद जब आम लोग इसको ख़रीदने का सोचें तो बड़े लोग इसको बेच दें और फिर इसमें प्रेशर आ जाए और नीचे चला जाए। कहना मुश्किल है कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी, ये कोई पता नहीं होता, लेकिन जिस तरह ज़्यादातर लोग सोच रहे होते हैं उससे ऑपोजिट रिएक्ट करती है, क्योंकि मार्केट में लोगों की जेबों से जो पैसा निकालना होता है। तो ये आज की वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है कि हम कुछ ऐसे कह रहे हैं कि भाई अब इसको ख़रीद लेना चाहिए या अब बेच देना चाहिए या क्या है, लेकिन हमने तो पहले पोजीशन बनाई थी और अब तो हम कुछ ना कुछ बेचने वालों में हैं। बहरहाल इसको देखते हैं। अब जो वैल्यू तय हुई है वो EPQL की 7.5 बिलियन है, एंग्रो पावरजेन थर की 21 बिलियन है और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग की 6.2 बिलियन है। यानी कि कुल मिला के 34.75 बिलियन एंग्रो को मिलेंगे। और एंग्रो के शेयर्स हैं 537 मिलियन, तो पर शेयर वैल्यू बनेगी 64.71। अब आप अगर जाके एंग्रो की बुक्स में देखें तो एंग्रो एनर्जी की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3.8 बिलियन आ रही होगी। तो जो पैसे मिलेंगे उसमें से अगर कॉस्ट निकालें तो ये असल में एंग्रो को इस ट्रांजैक्शन से कैपिटल गेन होगा तकरीबन 31 बिलियन का, और इसकी पर शेयर वैल्यू बनेगी 57.64 रुपये। अब ये जो हम आपको वर्किंग पेश कर रहे हैं ये हमारा सिर्फ अंदाज़ा है, हमारी कोई बहुत ज़्यादा इसमें 100% श्योरिटी नहीं है। अगर कोई नॉलेजेबल ब्रोकर है तो आप उससे कंफर्म करें या उससे पूछें। ये हम आपको अपना सिर्फ एक अंदाज़ा पेश कर रहे हैं। और जब कैपिटल गेन हुआ 57.64 पर शेयर का, तो उस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। अब हमें नहीं पता एग्जैक्ट कि कंपनी के कैपिटल गेन पे कितना टैक्स होता है, हम एस्टिमेटेड देख रहे हैं कि 30% होगा। अगर ये ज़्यादा हुआ या कम हुआ आप चेक कर लें और उस हिसाब से वर्किंग को रिवाइज कर लें, लेकिन हमारे ख्याल से 30% होगा और उसके ऊपर टैक्स बनेगा 17.29। अब जो टोटल गेन हुआ था 64.71, उसमें से टैक्स निकालेंगे तो ये आफ्टर टैक्स एंग्रो के पास पैसे बनेंगे 47.42। अब ये उनकी मर्जी है कि क्या वो इन पैसों से डिविडेंड दे दें या वो इन पैसों से एक नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तलाश करें, कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, ये हमें नहीं पता। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो इसको डिविडेंड के तौर पे देंगे और इसीलिए इसकी प्राइस इतनी ऊपर जा रही है। अगर कहीं पे उन्होंने फैसला किया कि इन पैसों से ये जब भी मिलेंगे, अभी फौरन नहीं मिलेंगे लेकिन जब भी मिलेंगे, अगर उन्होंने डिविडेंड नहीं देना तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, और हमें उस बात की इत्तला तब मिलेगी जब वो नीचे आ चुका होगा और उसके बाद फैसला होगा, क्योंकि अंदर बड़े लोगों को पहले ही पता लग जाता है क्या होने वाला है। तो बहरहाल ये लाजमी नहीं है कि इतना डिविडेंड देंगे, इसलिए अपने अपने रिस्क पे अपना फैसला करें। ये और बात है कि जो बाकी उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं उनसे वो साल में वैसे ही 30-35 रुपए का डिविडेंड दे देते हैं। ये उसके ऊपर होगा अगर इन्होंने डिविडेंड देने का फैसला किया तो। और अगर ये डिविडेंड में दे दिए फर्ज करें, तो अगले 12 महीनों में तो 70 से 80 रुपए का डिविडेंड हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ 1 साल के लिए होगा। अगले साल इनका डिविडेंड कम हो जाएगा, क्योंकि जब इनके पास एंग्रो एनर्जी रहा ही नहीं, एंग्रो एनर्जी की इनकम से वो जो डिविडेंड देते थे इनको, वो इनको मिलेगा ही नहीं, तो ये अपने शेयर होल्डर्स को कैसे देंगे। तो ये बहुत सोच समझ के इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के हवाले से। ये जो अभी इसमें मूव बनी है, कोई पता नहीं, जैसे एक रिसर्च हाउस ने कहा था एंग्रो 500 तक जा सकता है, तो ये चला भी जाए 500 पे, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उतना ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे मुताबिक कम अट्रैक्टिव होता जाएगा। और रीजन हमने आपको बता दी, इसलिए जो भी आपने इसमें फैसला करना है अपनी मर्जी से अपने रिस्क को मद्देनजर रखते हुए करें। तो अब अगर मान लें कि इन्होंने 47 रुपये डिविडेंड में दे दिए, तो दाऊद हरक्यूलिस की एंग्रो में होल्डिंग है 40%, तो इसका तकरीबन 40% यानी कि 16-17 रुपये 18 रुपये दाऊद हरक्यूलिस भी एक्स्ट्रा डिविडेंड दे सकते हैं अगर इन्होंने दिया तो। लेकिन वो भी काफ़ी ऊपर निकल गया है, तो सोच समझ के अपना फैसला करना है आपने। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सब ने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी।
अब ईपीक्यूएल की बुक वैल्यू वैसे तो 45 थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि क्यों वो इस वक्त कम है एंग्रो के लिए, और हमने एक अंदाजा बताया था कि एंग्रो के लिए वो तकरीबन 36 रुपए तक है। अब देखें, अब एंग्रो को ईपीक्यूएल के 7500 मिलेंगे, तो यहाँ से अब हम इसकी पर शेयर वैल्यू कैसे निकालें एंग्रो के लिए। अब उसके लिए देखते हैं ईपीक्यूएल की शेयर होल्डिंग कितनी है। ईपीक्यूएल के पास 324 मिलियन शेयर्स हैं। एंग्रो की ईपीक्यूएल में होल्डिंग कितनी है, वो है जी 68.9%। तो आप 324 को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 223 शेयर्स, यानी कि एंग्रो के 223 मिलियन शेयर्स हैं ईपीक्यूएल में। तो हम अगर 7500 को या 7.5 बिलियन को 223 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो वो बनते हैं 34 रुपए, यानी कि एंग्रो को ईपीक्यूएल के 34 रुपए पर शेयर मिलेंगे। अभी उसकी कीमत तकरीबन 29 से 30 के पास चल रही है। अब ये भी हो सकता है कि जो हमने एस्टिमेटेड कहा था कि एंग्रो के लिए इनकी वैल्यू 36 रुपए है, तो वो एस्टिमेट गलत हो और एंग्रो के लिए ईपीक्यूएल की वैल्यू 34 ही हो। और ये भी हो सकता है कि 34 इसलिए फिक्स किया हो कि अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उसमें ईपीक्यूएल 2 रुपए का तकरीबन 2 से 3 रुपए का डिविडेंड दे देगा। तो ये भी हो सकता है, वो रिजल्ट भी आने वाले होंगे कुछ अर्से तक, लेकिन लाजमी नहीं है, ये वक्त ही बताएगा। तो आपको हर एक को अपना अपना रिस्क इसमें लेना पड़ेगा। बाकी ये है कि ईपीक्यूएल अभी के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के लिए रेट उसका ठीक है, लेकिन इसमें दो बातें अहम हैं। एक चीज का अभी तक एंग्रो ने जो यहाँ पे जिक्र नहीं किया, वो कुछ ब्रोकर्स ने ऐसी बात कही हुई है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी मार्केट में उसका कोई शेयर अपना बेचेगा या कोई खरीदेगा तो उसका कुछ पोर्शन पब्लिक से भी खरीदना होता है। तो अभी तक एंग्रो ने इस पे कोई क्लैरिटी नहीं दी। हम नहीं जानते कि ये कितना लाजमी चीज है या नहीं, लेकिन जब टीजीएल ने बीजीएल को खरीदना था तो उन्होंने कुछ पब्लिक को भी ऑफर किया था रेट फिक्स करके। तो अब हमें कंफर्म नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो 34 रुपए पे पब्लिक को ईपीक्यूएल की 34 रुपए पर ही ऑफर की जाएगी हमारा ख्याल में, और उसकी वजह से इसमें मूव थोड़ी सी बन सकती है। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इस बारे में हमारा, आप ये समझ लें कि बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है। आप लोग खुद भी इसको सोचें, दूसरों से पूछें, पता करें। अगर और भी लोगों से आपको ऐसी वाइब्स मिलती हैं कि असेसमेंट दुरुस्त है, इसमें अजम्पशंस जो यूज हैं वो दुरुस्त हैं, तो आप उस हिसाब से अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इसमें अपनी स्ट्रेटजी जरूर बताएंगे कि जब ईपीक्यूएल मुकम्मल तौर पे बिक जाएगी तो हम इसमें से अपनी होल्डिंग काफी कम कर लेंगे, अगर रेट यहीं पे रहा तब भी। उसकी वजह यह है कि जब इसकी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी तो हम नहीं जानते कि अगली आने वाली मैनेजमेंट जो है क्या उसी तरह इसका डिविडेंड देना जारी रखेगी जैसे एंग्रो दिया करता था, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है ना, मैनेजमेंट के बदलने से ये स्ट्रेटजीज भी बदल जाती हैं। फिर हम कुछ अर्से के लिए इसमें से होल्डिंग कम कर लेंगे, और फिर जब नई मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेगी उसकी बेसिस पे दोबारा फैसला करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये सेल एक्चुअल में पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन से ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी जो हमने आपके सामने रखी, तो बाकी आप अपना फैसला खुद कर लें। अच्छा, एक भाई ने ना वहां पे बताया, अपनी एक थ्योरी पेश की कि उनके मुताबिक क्यों एंग्रो के लिए ईपीक्यूएल की वैल्यू वो 34 रुपए पर शेयर है। उस थ्योरी से हमें इत्तेफाक तो नहीं है और हमने उनको हाँ जवाब दे दिया, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि उन भाई ने खुद एफर्ट की, खुद मेहनत की, खुद कोशिश की, खुद वर्किंग करके पहले तो पर शेयर वैल्यू निकाली और उसके बाद एक अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्यों ईपीक्यूएल की बुक वैल्यू तो 45 आ रही है लेकिन एंग्रो 34 पे बेचने को तैयार हो गया है। तो उन्होंने सोचा जरूर, असेसमेंट लगाई, तो हमें बहुत खुशी है। कूडोज टू दैट पर्सन। अब हमें उन भाई का नाम याद नहीं, लेकिन कूडोज टू हिम। तो इसी तरीके से आप सोचते रहिए, अपनी अक्ल लड़ाते रहिए और स्टॉक मार्केट को सही मानों में सीखते रहिए। और एक और भाई ने सवाल किया था, वो सवाल हमें समझ नहीं आया था, क्योंकि असल में कुछ दफ़ा होता है कि लोग जो हैं वो सोच कुछ रहे होते हैं, वीडियो कुछ देख रहे होते हैं, और फिर आधी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं और फिर वो उसी हिसाब से सवाल कर लेते हैं, तो समझ नहीं आती कि असल में पूछना क्या चाह रहे हैं। आधी बातें उनके दिमाग में रह जाती हैं, आधी वो क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो काइंडली कोशिश किया करें कि क्लियर तौर पे बताया करें। जैसे हमने वीडियो में 10 बातें कही होती हैं, उनमें से एक गलत हो तो कोई भाई नीचे लिख देता है कि भाई आपने गलत कहा। अब हमें क्या पता हमारी किस बात की तरफ वो इशारा कर रहा है। तो क्लियरली बताएं कि किस पॉइंट पे, किस बात पे आपका कोई सवाल है, या आप कोई गलती आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या आप क्या करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा सवाल को ना क्लियर लिखा करें,
लेकिन अब जब हम ये वर्किंग बना रहे थे तो हमें लगता है कि शायद उन्होंने इसी बारे में पूछा कि जो ईपीक्यूएल की जो 34 रुपए की वैल्यू निकाली है कैसे निकाली है। तो उम्मीद करते हैं अगर तो उन्होंने यही पूछा था तो यहाँ से उनको क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन फिर भी उस भाई ने भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। और यही हमारे चैनल बनाने का मकसद है कि आप लोग ये ना पूछा करें कि भाई ये शेयर ले लें वो शेयर ले लें, बल्कि आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उसके मुताबिक अपना एनालिसिस करें और फिर ज़रूर दूसरे का भी एनालिसिस सुनें, ताकि आपको भी पता लगे कि आप सही कह रहे हैं या दूसरा गलत कह रहा है या क्या है। तो हमें इन दोनों भाइयों के सवालों पर बहुत खुशी हुई, और उसके अलावा भी कुछ भाई हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे अपना असेसमेंट देते रहते हैं। तो यही हम चाहते हैं आपसे, तो इसी तरफ अपनी तवज्जो लगाएं और खुद से एनालिसिस करना सीखें। ओके जी, टेक केयर। यही था हमारा आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।